Students, now let us discuss about transportation in plants. अब जैसे हमने एनिमल्स में ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम पढ़ा, इसी तरह से मटेरियल्स तो प्लांट्स में भी इन एंड आउट ट्रांसपोर्ट होते ही रहते हैं, लेकिन जो लोअर प्लांट्स होते हैं उनमें ये मटेरियल्स एक्सचेंज होते हैं थ्रू डिफ्यूजन। गैसेस की डिफ्यूजन कैसे होती है? थ्रू स्टोमेटा एंड लेंटिकल्स। स्टोमेटा छोटे छोटे पोर्स होते हैं जो लीव्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, और लेंटिकल्स भी छोटे छोटे पोर्स होते हैं जो कि स्टेम के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो ये सारे स्टोमेटा और लेंटिकल्स के द्वारा एक्सचेंज होते रहते हैं मटेरियल्स, ठीक है। और जो कुछ मटेरियल्स ऐसे हैं जो कि चाहिए प्लांट की बॉडी को बनाने के लिए, प्रोटीन्स वगैरह बनाने के लिए, जैसे नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ठीक है, पोटेशियम, ऐसी जो चीज़ें चाहिए, वाटर चाहिए, ये लीव्स को पहुंचना चाहिए, फूड मैन्युफैक्चरिंग के लिए चीज़ें चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये सारी चीज़ें पहुंचनी होती हैं जहाँ पर इनकी यूज़ होनी है, जहाँ पर इनकी यूजेज होनी है। लेकिन ये सारे काम लोअर प्लांट्स में, जिनमें बहुत ज़्यादा डिस्टेंस नहीं होता कि कहाँ ये बन रहे हैं और कहाँ ये पहुँच रहे हैं, जैसे अब बहुत लोअर प्लांट्स हैं, छोटे प्लांट्स हैं, रूट्स और लीव्स के बीच में डिस्टेंस बहुत थोड़ा तय करना है, तो ये काम सिंपली डिफ्यूजन से हो जाता है, ठीक है। लेकिन अगर डिस्टेंस लार्ज हो जाए, जैसे बड़े प्लांट्स हैं, ट्रीज़ हो जाते हैं, बड़े लंबे लंबे प्लांट्स हो जाते हैं, अगर डिस्टेंस बढ़ जाता है तो डिफ्यूज़न के द्वारा फिर ये प्रोसेस कंप्लीट नहीं होता, ये डिफ्यूज़न फिर सफिशेंट नहीं होता रॉ मटेरियल्स को प्रोवाइड करवाने के लिए, लीव्स और एनर्जी के साथ प्रोवाइड करवाने के लिए फिर वो इनफ नहीं होता है, ठीक है। तो इस तरह से फिर उसके लिए अलग से ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम रिक्वायर्ड होता है प्लांट्स के अंदर। तो ये रीज़न है प्लांट्स के अंदर एक प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की ज़रूरत होती है, ठीक है। अब जो प्लांट्स हैं उनमें भी अलग अलग बॉडी डिज़ाइंस होते हैं, तो अलग अलग बॉडी डिज़ाइंस के अकॉर्डिंगली अलग अलग एनर्जी नीड्स होते हैं, ठीक है। अब प्लांट्स मूव भी नहीं करते और बहुत सारे उनके अंदर डेड सेल्स प्रेजेंट होते हैं, टिश्यूज़ के अंदर बहुत सारे सेल्स डेड सेल्स होते हैं, ये आपने 9th में पढ़ा है। इसीलिए प्लांट्स की एनर्जी नीड्स जो है वो लो है, कम है, तो उनका ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जो है थोड़ा सा एनिमल्स के कंपैरेटिवली स्लो है। ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम तो है लेकिन थोड़ा स्लो है उनका, ठीक है। तो अब हम एक्सप्लेन करते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन कैसे होती है वाटर एंड मिनरल्स की। अब वाटर एंड मिनरल्स की ट्रांसपोर्टेशन के लिए जाइलम टिश्यू रिस्पॉन्सिबल है। जाइलम के अंदर दो वेसल्स और ट्रैकेट्स होते हैं, ये एक कंप्लीट चैनल बनाते हैं पूरे प्लांट के अंदर, रूट से लेकर ऊपर लीफ तक इनका चैनल बना होता है पूरा का पूरा, वेसल्स और ट्रैकेट्स का, और यही कंडक्टिंग हिस्सा है जाइलम टिश्यू का जो वाटर और मिनरल को कंडक्ट करता है। वेसल्स और ट्रैकेट्स, रूट्स, स्टेम्स और लीव्स में ये सारे इंटरकनेक्टेड होते हैं और एक चैनल्स बना लेते हैं सारे बॉडी पार्ट्स तक पहुंचने के लिए, यही कंडक्ट करते हैं। अब क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व हैं, कैसे कंडक्शन होती है, क्या क्या काम होते हैं, वेरियस स्टेप्स क्या क्या हैं। एक तो वाटर एब्जॉर्ब होता है, जो रूट के हेयर्स होते हैं उनका जो एपिकल हिस्सा होता है, एपिकल वाला पार्ट होता है, वो डिफ्यूज़न के द्वारा वाटर को अंदर एब्जॉर्ब करता है, क्योंकि उनके अंदर वाटर की कमी होती है, बाहर वाटर ज़्यादा होता है, तो डिफ्यूज़न यानी कि ऑस्मोसिस के द्वारा वाटर इनसाइड द रूट्स आ जाता है। तो लगातार जो पानी की मूवमेंट है अंदर आती रहती है, जाइलम तक पहुंचती रहती है, और उससे एक वाटर का कॉलम बन जाता है जो कि ऊपर को अपवर्ड पुश होता रहता है। दूसरी एब्जॉर्प्शन होती है मिनरल्स की। अब मिनरल्स कैसे एब्जॉर्ब होती हैं? एज आयोन्स फ्रॉम द सॉइल, जैसे कि पोटाशियम के आयन, जैसे कि नाइट्रोजन के आयन, जैसे कि फॉस्फोरस के आयन्स, आयन्स के रूप में ये एब्जॉर्ब हो जाती हैं सॉइल से, और ये भी रूट्स के जो एपिकल पोर्शन होता है वही एब्जॉर्ब करता है। लेकिन इस प्रोसेस में एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, एनर्जी यूज़ हो जाती है, और ऐसी एब्जॉर्प्शन को कहते हैं एक्टिव एब्जॉर्प्शन। वाटर और मिनरल्स जब एब्जॉर्ब हो जाते हैं दोनों, तो उनको एक तो ये वाली पुश है ना, जो अपने आप जो वाटर चैनल है जाइलम टिश्यू का, वो इसको अपवर्ड पुश करेगा, क्योंकि नीचे पानी जो है काफ़ी ज़्यादा है तो ऊपर पानी कम है लीव्स के तरफ, तो
ये एक तो ये पुश उसको मिलता है, लेकिन इतना पुश काफ़ी नहीं होता है पानी को अपवर्ड खींचने के लिए। जो रूट का प्रेशर है, जो रूट्स के अंदर प्रेशर क्रिएट हो जाता है वाटर की वजह से, उतना वो प्रेशर ज़रूरी इनफ नहीं होता पानी को ऊपर भेजने के लिए। एक और प्रेशर चाहिए होता है, और वो प्रेशर मिलता है बाय द ट्रांसपीरेशन पुल। उसको हम कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सैप। ये थर्ड स्टेप है। जब एब्जॉर्प्शन हो गई वाटर की और मिनरल की, अब क्या होना है, अब ट्रांसपोर्टेशन होनी है। सैप मतलब वाटर और मिनरल्स को कंबाइंड फॉर्म में सैप बोलते हैं, और इस प्रोसेस को हम असेंट ऑफ सैप भी बोलते हैं। असेंट ऑफ सैप, असेंट ऑफ सैप ये भी बोलते हैं इस प्रोसेस को। और इस प्रोसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल क्या है, मेनली ट्रांसपीरेशन पुल। जो रूट प्रेशर बनता है वो इनफ नहीं होता, ट्रांसपीरेशन पुल भी बनती है। अब ट्रांसपीरेशन पुल क्या है, अब आपको पता है कि जो लीव्स के अंदर स्टोमेटा होते हैं उनमें से हमेशा वाटर लॉस होता रहता है, ठीक है, कॉन्टिन्यूसली वाटर लॉस होता है, और इस लॉस ऑफ वाटर को कहते हैं ट्रांसपीरेशन। जो लीव्स के स्टोमेटा में से लॉस ऑफ वाटर होता है, दैट इज कॉल्ड ट्रांसपीरेशन, और ये कॉन्टिन्यूसली लीव्स के स्टोमेटा में से होता रहता है। अब इस वजह से क्या होता है, एक किस्म की एक पुल बन जाती है लीफ के अंदर, जिसको कहते हैं ट्रांसपीरेशन पुल, ठीक है। तो ये जो पुल है ये पानी को अपवर्ड खींचती है, ट्रांसपीरेशन पुल। क्योंकि समझ लो जैसे ऊपर वैक्यूम क्रिएट होता जा रहा है, ऊपर प्रेशर, आपने पढ़ा हमेशा पानी कहाँ से जाता है, हाई प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ। तो नीचे हाई प्रेशर हो गया, ऊपर लोअर प्रेशर, क्योंकि ऊपर पानी की कमी हो जाएगी, तो वाटर जो है वो अपवर्ड लिफ्ट हो जाएगा उस वजह से, ठीक है। अब जो लीफ का जाइलम है वो रूट और स्टेम के साथ भी कनेक्टेड है, तो एक कॉन्टिन्यूअस कॉलम बन जाता है वाटर का, और वाटर लगातार ऊपर अपवर्ड पुल होता रहता है, अपवर्ड पुल होता रहता है। जैसे आप कोल्ड ड्रिंक में स्ट्रॉ डालते हो, और जब आप सक करते हो, तो सक करते हो तो कोल्ड ड्रिंक ऊपर आ जाती है ना, उसके बाद आप आराम से कॉन्टिन्यूसली कितनी देर मर्जी सक कर सकते हो। बिल्कुल उसी तरह से एक सकिंग प्रेशर बन जाता है अपवर्ड की तरफ, सकिंग प्रेशर, ठीक है, जो पानी को और मिनरल्स को नीचे से ऊपर खींच लेता है। अब ये वाटर कॉलम ब्रेक भी नहीं होता, क्योंकि वाटर के मॉलिक्यूल्स के अंदर आपस में फोर्सेस होती हैं, जिसको कहते हैं फोर्स ऑफ कोहेजन, अट्रैक्शन की फोर्सेस। इस वजह से वो वाटर चैनल ब्रेक नहीं होता, और कॉन्टीन्यूसली रूट्स से जो वाटर है और मिनरल्स हैं वो ऊपर लीव्स तक पहुंचते रहते हैं, जहाँ पर कि फोटोसिंथेसिस होनी होती है, जहाँ पर कि उसकी रिक्वायरमेंट होती है। और बेसिकली जाइलम के कौन से पार्ट रिस्पॉन्सिबल हैं फिर कंडक्शन ऑफ वाटर और मिनरल के लिए, दे आर वेसल्स एंड ट्रैकेट्स। तो इन 3 स्टेप्स में आप टोटल डिस्कशन कर सकते हो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स की, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमने करना है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड एंड अदर सब्सटेंसेस, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड एंड अदर सब्सटेंसेस। अब फूड आपको पता है लीव्स में बनता है बाय द प्रोसेस फोटोसिंथेसिस, और ये जो फूड बन रहा है वो सॉल्यूबल फॉर्म में फूड जो पहुंचता है अलग अलग पार्ट्स तक, उस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसलोकेशन। Translocation is the transportation of soluble products of photosynthesis to all the parts of the plant, that is called translocation। और ये कौन सा टिश्यू इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, फ्लोएम इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। फूड के अलावा फ्लोएम अमीनो एसिड और दूसरे सारे सब्सटेंसेस भी ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। अब फ्लोएम के अंदर जो सीव ट्यूब्स होती हैं, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्शन ऑफ फूड। सीव ट्यूब्स के साथ काम करते हैं कंपेनियन सेल्स, क्योंकि आपने 9th में पढ़ा है ना, सीव ट्यूब्स के अपना न्यूक्लियस नहीं होता, कंपेनियन सेल का न्यूक्लियस उसको कंट्रोल करता है। तो सीव ट्यूब्स अलॉन्ग विद द हेल्प ऑफ कंपेनियन सेल्स कंडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है इन अपवर्ड डायरेक्शन, इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, इन ऑल द डायरेक्शन। जो वाटर एंड मिनरल्स है वो तो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में जाएगा, नीचे से ऊपर, लेकिन जो फूड लीव्स में बना वो तो प्लांट के सारे पार्ट्स तक जाना है ना, तो वो सभी पार्ट्स में जाएगा, है ना, ऑल एंड आउट सारे पार्ट्स में वो जाएगा, अपवर्ड भी, डाउनवर्ड भी, साइडवर्ड भी, सब जगह, और सब जगह कैरी कौन करेगा, फ्लोएम कार्य करेगा। अब फूड ट्रांसलोकेशन होती कैसे है, मेनली जो फूड बनता है वो सक्रोज की फॉर्म में सोल्यूशन बन जाता है उसका, और ये सोल्यूशन फ्लोएम के द्वारा
कैरी किया जाता है टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, और इसमें एनर्जी यूज़ होती है, इसलिए ये एक एक्टिव प्रोसेस है। जिसमें भी एनर्जी यूज़ होती है ना, उसको कहते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन। और अगर एनर्जी यूज़ ना हो तो पैसिव ट्रांसपोर्टेशन। जब डिफ्यूज़न से होता है ना ट्रांसफ़र, तो वो पैसिव है क्योंकि उसमें एनर्जी नहीं चाहिए, इसमें एनर्जी चाहिए, तो ये एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन है, ये भी ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड जो है। ठीक है, अब इससे क्या होता है कि जब एनर्जी के द्वारा फूड ऊपर जाता है, जब ट्रांसपोर्ट होने लगता है, तो उससे क्या हो रहा है, ऑस्मोटिक प्रेशर जो टिश्यू का है वो बढ़ जाता है। ठीक है, उस वजह से जो वाटर है वो अंदर मूव कर गया। अब जब वाटर अंदर मूव कर गया तो उस वजह से जो मटेरियल्स हैं उनके अंदर, जो टिश्यूज़ हैं उनके अंदर प्रेशर कम हो गया, लेस प्रेशर हो गया, तो इस तरह से फ्लोएम जो है वो मटेरियल को टिश्यूज़ के अंदर सेंड कर देता है। ठीक है, जैसे ही वाटर पहले एब्जॉर्ब हो गया, टिश्यूज़ ने वाटर एब्जॉर्ब कर लिया, तो अंदर लेस प्रेशर हो गया टिश्यूज़ के अंदर मटेरियल्स का, तो मटेरियल जो है वो फ्लोएम से आके ट्रांसफ़र हो जाते हैं। ठीक है, तो जैसे कि स्प्रिंग सीज़न होता है, उन दिनों में जो शुगर स्टोर्ड होती है रूट्स में और स्टेम्स में भी, वो भी ट्रांसपोर्ट हो जाती है टू द यंग बर्ड्स, क्योंकि बर्ड्स को ग्रो होना है, बाद में फ्लावर्स में, फ्रूट में कन्वर्ट होना है, तो जो शुगर है वो ज़्यादा जहाँ रिक्वायर्ड है वहाँ फ्लोएम अपने आप ही ट्रांसपोर्ट करता है, क्योंकि प्रेशर का जो डिफरेंस आ जाता है, ऑस्मोटिक प्रेशर का जो डिफरेंस आ जाता है, ऑस्मोसिस आपने पढ़ा है ना, जिस तरफ कंसंट्रेशन ज़्यादा से लो कंसंट्रेशन की तरफ हमेशा मूवमेंट होती है मटेरियल्स की, तो उसी वजह से जिस तरफ जहाँ पर ज़्यादा ज़रूरत है वहाँ फ्लोएम फूड को ट्रांसपोर्ट कर देता है।